बिजनेस में कुछ ऐसा फेलियर मिला कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। मेरे सर पर 30 लाख रुपए का कर्जा था। पैसे मांगने वालों के फोन कॉल, लोगों के ताने और बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इस फेलियर से बचने का एक ही रास्ता था, अपने आप को खत्म करना। उस दिन घर में कोई नहीं था। मैंने घर में रखी हुई फिनाइल को पीने की नाकाम कोशिश करी। अचानक से मेरी आंखों के सामने मेरा अतीत, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य तीनों तैरने लगे। क्या था मेरा पास्ट और क्या है मेरा प्रेजेंट। एक कंपनी में 2000 रुपए की प्यून की नौकरी करने से लेकर करोड़ों की कंपनी खड़ा करने का सफर है मेरा। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं क्लिक कैब कंपनी का फाउंडर हूँ, जो एक कार रेंटल कंपनी है। आज जो स्टॉक के इस मंच से अपनी कहानी आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी, एक प्यून से लेकर कंपनी के फाउंडर बनने तक की। बात करते हैं जब 10th क्लास का एग्ज़ाम खत्म हो चुका था और समर वैकेशन चालू हो चुका था। उसी समय होता ये है कि मेरे फ़ादर की भी रिटायरमेंट हो जाती है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि अब फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस समर वैकेशन में कुछ समय के लिए काम करना चाहा। तो मुझे एक पता चलता है वैकेंसी के बारे में, जो एक ट्रैवल एजेंसी में एक वैकेंसी थी जो मेरे घर के काफ़ी करीब थी। तो मैंने बोला घर के पास है तो चल के देख लेते हैं कि क्या काम है। मैं वहाँ पहुँचा और मुझे पता चला कि वो वैकेंसी एक प्यून की थी। अब मन में तो काफ़ी सवाल आया कि पढ़ाई-लिखाई करने वाला लड़का प्यून का जॉब कैसे करेगा? लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ अट्रैक्ट करी, जो थी कंप्यूटर। वहाँ पर मुझे कंप्यूटर दिखा, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने कंप्यूटर पे कुछ काम करने का मौका मिलेगा। मैंने उस जॉब को एक्सेप्ट किया और पहले ही दिन मुझसे जूठे कप प्लेट धुलवाए गए। हो सकता है वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि ये रुकेंगे या जाएँगे। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने काम करके वहाँ पर बैठा और देख रहा हूँ कि जो वहाँ के ऑलरेडी पहले से स्टाफ थे, वो वहाँ पे ट्रेन टिकट बुक करते थे और फ्लाइट टिकट बुक करते थे। अब मैंने उनके पीछे बैठ के तो ये देख लिया कि वो कर क्या रहे हैं। अब मेरे अंदर ये जिज्ञासा हो गई कि अब ये किया कैसे जाता है? जैसे-तैसे पहला दिन बीता, दूसरे दिन जब मैं आया तो पता चलता है कि एक स्टाफ नहीं आई है, आज उसका छुट्टी हो चुका था। तो जैसे ही हमारे बॉस आते हैं तो वो बोलते हैं, "आज ये क्यों नहीं आए?" तो पता चलता है उन्होंने छुट्टी किया हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि सर जो वो काम करते हैं, वो काम मैं खुद भी कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए। तो उन्होंने बोला कि, "आप कर सकते हो तो ठीक है, आप करिए।" मैंने बोला ठीक है साहब, थोड़ा-सा मुझे गाइड कर दीजिए कि ये किस तरह से होता है। उन्होंने बताया, समझाया कि ऑनलाइन टिकट सर्च कैसे करना है, देखना कैसे है और उसे बुक कैसे किया जाता है। कुछ देर में सीखने के बाद मैंने उन्हें एक टिकट बुक करके दिखाया। वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने बोला कि आज से तुम टिकट बुक करना का काम शुरू करो और अपनी जगह कोई प्यून देखो। मैंने बोला सर ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। अब मैं एक प्यून से एक बुकिंग एग्जीक्यूटिव बन चुका था, कुछ ही दिनों में। अब समय बीतते गया, धीरे-धीरे ना मुझे प्यून मिला और ना ही मैंने उसके बारे में सोचा। रोज़ की तरह जैसे मैं काम करता था, चाय भी बना रहा हूँ, पिला भी रहा हूँ, टिकट भी बुक कर रहा हूँ। धीरे-धीरे समय बीतता गया, एक प्यून से लेकर मैनेजर लेवल तक मैंने उस ऑफ़िस में अपनी नौकरी करी, जहाँ मेरे अंडर करीब-करीब 6 से 7 लोग काम कर रहे थे। समय के साथ-साथ टिकट बुकिंग के अलावा अब एक कार रेंटल की बुकिंग के बारे में पता चला, जहाँ मुझे पता चला कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। उनको 250 से 300 गाड़ियों की रिक्वायरमेंट है। तो उस कार रेंटल के बारे में जब मैंने अपने बॉस के साथ शेयर किया, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम अपनी ज़िम्मेदारी पे करना चाहते हो, तो बेशक करो, मैं तुम्हें बैकअप दे सकता हूँ, कंपनी का नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो मेरे मन में आया कि मैं बॉस को ऑफ़र करता हूँ कि सर रिस्क मैं लेता हूँ, आप बैकअप दीजिए, प्रॉफ़िट हुआ तो 20% मैं रखता हूँ, लॉस हुआ तो पूरा लॉस बेयर मैं करूँगा। बॉस तैयार हो गए कि कहाँ पे एक 20-22 हज़ार रुपए कमाने वाला लड़का कितना ही काम कर लेगा। मैंने तैयारी करी, मैंने ऑर्डर के हिसाब से गाड़ियों की अरेंजमेंट करी, उनके सोर्सिंग करी, इनवॉइस, बिलिंग सारा कुछ अकेले मैंने उस इवेंट को कंप्लीट किया। उस इवेंट के कंप्लीट होने के बाद कंपनी की तरफ से मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिला और उस काम से प्रॉफ़िट करीब-करीब 4 लाख रुपए बन रहे थे। जिसमें मेरा 20% के हिसाब से लगभग 80,000 रुपए कंपनी की तरफ से मुझे
मिलना चाहिए था। कंपनी को जब मेरा पेमेंट क्लियर करने का टाइम आया तो उन्होंने उस पूरे पे आउट को रोक दिया और कहा कि आप इतना पूरा सारा पेमेंट अकेले नहीं ले सकते। मैंने बोला सर पूरी मेहनत हमने करी हुई है, अकेले मैंने काम किया हुआ है, तो ये मेरा हक बनता है। अगर लॉस हुआ होता तो मैं उसके लिए भी तैयार था। ये बात सिर्फ़ 20% की है, तो आप मुझे वो 20% दे दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं हम इतना पैसा आपको नहीं दे सकते। उन्होंने मुझे उस टाइम पे 40,000 रुपए दिए। अब उस 40,000 रुपए में और भी खर्चे थे, सारा खर्चा करने के बाद मेरे पास मात्र 10,000 रुपए बचे और उसी समय मैंने ये ठाना कि जब सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ और रिस्क भी ले रहा हूँ, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेरे अंदर मुझे पता चल गई, तो उसी दिन मैंने ये डिसाइड किया कि अब अपनी खुद की कंपनी चालू करनी है। तो शुरू होता है क्लिक कैप के शुरुआत का। मैंने उस 10,000 रुपए से एक कोवर्किंग स्पेस में छोटी-सी जगह ली, अकेले वहाँ अपने एक मोबाइल के साथ मैंने क्लिक कैप की शुरुआत करी। अब काम तो बढ़ाना था, इवेंट हर महीने होते नहीं हैं, तो मैंने अपॉर्च्युनिटी देखी बी2बी सेक्टर में। बी2बी सेक्टर में ऐसा होता है कि आप अदर स्टेट के वेंडर को अपने स्टेट में सर्विस दे रहे हैं, जिसके लिए कोई भी पहले तैयार नहीं होता था। वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, जिसमें आपके पैसे डूबने के पूरे चांसेस थे। लेकिन आशीष को रिस्क लेने से बिल्कुल डर नहीं था। बड़े-बड़े रिस्क लिए हुए हैं, तो ये एक छोटा रिस्क और लेकर देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़ीरो होगा, ज़ीरो से नीचे और क्या होगा? बी2बी काम हमने शुरू किया। मुंबई, दिल्ली, जयपुर, बैंगलोर हर जगह से हमने अपने नेटवर्क के थ्रू काम लाना शुरू किया। मुंबई के वेंडर्स को हम काम दे रहे थे और द जयपुर, दिल्ली के कस्टमर की डिमांड पूरी कर रहे थे। धीरे-धीरे एक समय आता है कि काम जब चलने लगा, तो हमने टीम बढ़ाई। जहाँ पहले मैं अकेला था, वहाँ पर हमने 2 लोगों को ऐड किया और धीरे-धीरे काम को बढ़ाना शुरू किया। एक टाइम आता है जब मेरे पास आईआईटी बॉम्बे से एक ऑर्डर आता है इवेंट का। आईआईटी बॉम्बे में एक कल्चरल फेस्ट होता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, मूड इंडिगो और टेक फेस्ट। उस इवेंट का जब ऑर्डर मेरे पास आता है, तो मैंने अपने पुराने नेटवर्क और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उस इवेंट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर था और बहुत ही बड़े ब्रांड आप बोल दीजिए या बहुत बड़े कॉलेज के साथ मेरा वो पहला ऑर्डर काफ़ी अच्छे से पूरा हुआ। उस इवेंट के बाद मान लीजिए कि मेरी किस्मत ही बदल गई। धीरे-धीरे हमने और भी लोगों को अप्रोच किया और बताया कि हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ काम किया हुआ है, तो लोगों ने काम देना शुरू किया। पहला इवेंट 2016 का हमने किया, दूसरा 2017 में भी हमने किया। हमने 2019 तक इवेंट्स आईआईटी बॉम्बे के थ्रू आईआईटी का बॉम्बे का किया, उसके बाद और भी बड़ी-बड़ी कंपनियों के इवेंट्स हमने किए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कल क्लाइंट आ रहे थे, पैसे बन रहे थे, लोगों के साथ अच्छा टाइम बीत रहा था, स्टाफ भी काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अब हमें ये पता नहीं था कि कुछ समय बाद हमारे जीवन में एक काला समय आ रहा है और वो काला समय आया, एक कोविड के रूप में आया, जिसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख रख दिया था। कोविड के समय में हमारे सारे पेमेंट्स रुक गए थे और जहाँ से हमें पेमेंट मिलने थे वो पेमेंट्स रुकने शुरू हो गए क्योंकि सारी की सारी ऑफ़िसेज़ बंद हो चुकी थी और लोगों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। वो पेमेंट्स ना पे कर पाने की वजह से मेरे ऊपर लगभग 30 लाख रुपए का कर्ज़ा मेरे सर पर बन चुका था। अब उस 30 लाख को कवर करने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था और इस दुःख की घड़ी में मुझे एक और झटका लगता है, जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है कोविड में। मेरे पिता मेरे लिए एक हीरो थे, मेरे बैकअप थे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था मेरे बिज़नेस को लेकर, लेकिन कोविड के समय में उनका जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। एक तरफ सर पर कर्जा, दूसरी तरफ पिताजी का जाना, मान लो कि मैं अपने आप को समझा ही नहीं पा रहा था कि अब मैं क्या करूँ? लोगों के ताने, कर्ज़े वालों को मेरे घर पर आना, ये सब देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब इस चीज़ से अगर मुक्ति चाहिए, तो अपने आप को ख़त्म करना होगा। अब ख़त्म करने की बात आने के बाद अब मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि मैं
अपने आप को ख़त्म कैसे करूँ। काफ़ी कुछ रास्ते सोचे कि क्या हो सकता है जिससे मुझे मरने में आसानी हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। एक दिन की बात है, घर वाले किसी फंक्शन में गए हुए थे, किसी रिलेटिव के यहाँ। डिप्रेशन की वजह से मैं अपने आप को वहाँ पर उनके साथ नहीं ले जा पाया। घर में अकेले और रहने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि घर में फ़िनाइल की बॉटल पड़ी हुई है, क्यों ना इसे ही पीकर अपने आप को ख़त्म कर दूँ और घर वालों के आने तक तो शायद मैं रहूँ भी नहीं। मैंने शुरू किया, फ़िनाइल का पहला घूँट मुँह में डालते ही वो मेरे गले के नीचे नहीं उतरा और मैंने उल्टी कर दी। और मुझे फ्लैशबैक आने लगा मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पेरेंट्स के बारे में, उन लोगों के बारे में जो मुझे ताने दे रहे थे कि कर्जा हो गया सर पे और चुका नहीं रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अगर ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका दे चुकी है, तो मैं क्यों अपने आप को ख़त्म करूँ? हम लड़ेंगे, काम करेंगे और इस कर्जे से मुक्त होंगे। उस जिद की वजह से मैंने लॉकडाउन में गाड़ी चलाना सीखा। गाड़ी के साथ तो मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना था, लेकिन कभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी। मुझे मौका मिला लॉकडाउन में, मैंने गाड़ी चलाना सीखा और मात्र 15 से 20 दिन के टाइम में मैंने गाड़ी भी चलाया। लॉकडाउन में मैंने अपने आप को गाड़ी चलाने की स्किल से अपडेट कर लिया और अब उस स्किल को चालू रखने के लिए मैंने किराए पर गाड़ी लेकर ओला उबेर में ड्राइव करना शुरू किया। ओला उबेर के ड्राइव के टाइम पर मुझे कुछ ऐसे-ऐसे लोग मिले, जो काफ़ी हाई प्रोफ़ाइल लोग थे, काफ़ी हाइली मोटिवेटेड लोग थे, जिनसे अक्सर बातें होती हैं एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के बीच में कि आप क्या करते थे, आप क्या करते थे? बातों से उन्हें लगता था कि मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरे बारे में जानना चाहा, तो मैंने उन्हें बताया कि लॉकडाउन से पहले मेरी कंपनी ये थी और हम बड़े-बड़े इवेंट्स कर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि आप इसे कंटिन्यू रखो। आप ड्राइविंग कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन साथ-साथ में अपनी कंपनी को भी आप ज़िंदा रखो। आप जिस लेवल तक पहुँचे हो, आपको उससे बहुत आगे जाना है। साथ ही साथ मुझे उन लोगों से मोटिवेट तो मिल ही रहा था। मैंने अपने आप को भी मजबूत बनाया। मैंने सोचा कि जब अनजान लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे काम को लेके, तो क्यों ना अपने एक्सपीरियंस को, अपने नेटवर्क को फिर से जगाया जाए और एक कंपनी को वापस चालू किया जाए। तो दोस्तों 2023 में हमने क्लिक कैब को रिस्टार्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लॉकडाउन में जो स्ट्रगल, जो गरीबी और जो ताने मैंने सहा है, वो मेरे परिवार वाले सहे, मेरे बच्चे सहें। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैंने क्लिक ऐप को रीस्टार्ट किया और सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू हमने नए-नए कस्टमर को ढूँढना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छे-अच्छे कस्टमर भी मिले और पुराने कस्टमर ने भी हमें जॉइन किया और काम को बढ़ता हुआ देखकर हम और उत्साहित हुए कि चलिए सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इस काम को करते-करते काफ़ी बड़े-बड़े कस्टमर हमसे जुड़ने लगे, इवेंट्स कंपनियाँ हमसे जुड़ने लगी और काम इतना बढ़ा कि हमारा जो 30 लाख रुपए का कर्जा था, वो हमने चुका दिया। तो दोस्तों काम बढ़ने के साथ-साथ हमने अपनी टीम भी बढ़ानी शुरू करी और टीम बढ़ रही तो फिर हमें बड़े ऑफ़िस की भी ज़रूरत पड़ी। जहाँ पर मैंने एक कोवर्किंग स्पेस में छोटे से टेबल के साथ शुरू किया था, आज हमने एक बड़ी ऑफ़िस की सेटअप तैयार कर ली है और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। इस काम को करते-करते हमने अपने पुराने कर्जे को चुकाया ही, साथ में अपनी कंपनी को इस मुकाम पे पहुँचा दिया है कि बड़े से बड़ी इवेंट कंपनियाँ हमारे साथ काम कर रही हैं और हमारा सालाना टर्नओवर करीब-करीब 10 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। कभी 2000 रुपए की नौकरी करता था, आज मेरी कंपनी का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जोश टॉक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और मैंने इनके काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे, जिन्होंने मेरे स्ट्रगल के टाइम में मुझे बहुत ही मदद करी। मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था कि मैं भी जोश टॉक के मंच पर जाऊँगा, लेकिन मैं पहले अपने आप को काबिल बनाना चाहता था कि मैं जोश टॉक के मंच पर जाऊँ और मैंने अपने आप को काबिल बनाया और मुझे ये मौका मिला, अवसर मिला जोश टॉक के मंच पे अपनी कहानी शेयर करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी में कभी हार न मानें।